एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम रीटो है उसे एक लड़की कुछ दिखाने ले जा रही है। वो उसे एक कमरे के बाहर रोकती है जिसकी दीवार पूरी तरह शीशे की बनी है। वो लड़की रीटो से कहती है कि दीवार के उस तरफ बिना कपड़ों के कुछ लड़कियां तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। वो यह सुनकर चौंक जाता है क्योंकि यह दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। ये है साल 2040 जहाँ दुनिया टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो चुकी है। लोगों को काम काज का कोई प्रेशर नहीं है। सारी दुनिया AI से चल रही है। रीटो एक आम लड़का है जो कि डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन वह खुद एक बीमारी का शिकार है। ऐसी बीमारी जिसका फिलहाल तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन कोल्ड स्लीप की टेक्नोलॉजी से वह बच सकता है, जिसे वे हाइब्रिनेशन कहते हैं। जब तक उसकी बीमारी का इलाज नहीं मिल जाता तब तक लगभग 5 साल इसे हाइबरनेशन में रहना होगा। अपने आखिरी दिन में वह अपने क्रश इरिशा को अपने मन की बात कह देता है। वास्तव में वह चाहता है कि इरिशा उसका 5 सालों तक इंतजार करे, पर वह यह कह नहीं सकता। इरिशा भी उसका कुछ उत्तर नहीं देती। इसके बाद रीटो अपने डॉक्टर के पास जाता है जहाँ उसे अब कोल्ड स्लीप में जाने को तैयार होना है। वहाँ उसके साथ उसका बड़ा भाई रियू और छोटी बहन माहिरो भी उससे मिलने आती है। थोड़ी देर में इरिशा भी वहाँ आ जाती है। शायद वो भी रीटो को चाहने लगी है। उसे देखकर रीटो काफी रिलीफ महसूस करता है। वह उसे अपना लॉकेट उतार कर देता है और निश्चिंत होकर हाइबरनेशन में चला जाता है। जब उसकी आंखें बंद होने लगती है तब उसे इरिशा की आखिरी आवाज सुनाई देती है जहाँ वो कह रही है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद जब 5 सालों बाद रीटो की आंखें खुलती है तो वह खुद को फीमेल नर्सों के बीच पाता है जो कि उसे देखकर अजीब तरह से शर्मा रही थी। फिर एक पर्पल बालों वाली लड़की उसके पास आती है और कहती है कि ये साल 2045 है और आपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। इस लड़की का नाम मीरा है जो कि रीटो की अटेंडेंट है। फिर वो रीटो को एक लेडी डॉक्टर के पास ले जाती है। वो डॉक्टर उसकी बीमारी को चेक करती है और कहती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। हाइबरनेशन के दौरान टेक्नोलॉजिकली उसका इलाज हो चुका है। रीटो कहता है कि वो अपने पर्सनल डॉक्टर से मिलना चाहता है। इस पर वो लेडी कहती है कि उसका डॉक्टर अब इस दुनिया में नहीं है। रीटो को यह सब सुनकर काफी अजीब लगता है। फिर मीरा उसे MK वायरस के बारे में बताती है जो कि इतना खतरनाक है कि 3 दिनों में ही मरीज को मार डालता है। आज तक इसका कोई क्योर नहीं है। इसकी वजह से दुनिया की आधी आबादी खत्म हो चुकी है। तभी मीरा कार की विंडो सेट को हटाकर उसे बाहर की दुनिया दिखाती है कि किस तरह एक टेक्नोलॉजिकली संपन्न सोसाइटी पूरी तरह धराशायी हो चुकी है। रीटो को लगता है कि यह सब झूठ है, इसलिए वो दौड़ते हुए कार से निकलकर खुद मुआयना करने चला जाता है। लेकिन जब वह वहाँ की स्थिति को देखता है तो चौंक जाता है। वहाँ एक भी आदमी नहीं था, केवल औरतें और लड़कियां ही थी। तभी कुछ लड़कियां उस पर झपट पड़ती है, लेकिन मीरा और उसके गार्ड्स वहां आकर उनसे उसका प्रोटेक्ट करते हैं। मीरा बताती है कि 4 साल पहले MK वायरस जो कि मेल किलर वायरस है ने दुनिया के सारे मेल्स को अपने चपेट में ले लिया था और अब उसके अलावा 4 और मेल्स ही इस दुनिया में बचे हैं जो कि हाइबरनेशन में रखे हुए थे। अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वो अधिक से अधिक बच्चे पैदा करके ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्ट होने से बचाए। पहले तो रीटो को यह सब अजीब सपने जैसा लगता है, पर वो बच्चे पैदा करने के लिए बाकी औरतों के साथ नहीं सो सकता क्योंकि वह दिल से केवल एरिशा को पसंद करता है और उसके प्रति ही लॉयल है। रीटो को कन्विंस करने के लिए मीरा उसकी छोटी बहन माहिरो को भी उससे मिलाती है। फिर वो अपने बड़े भाई रियो के पास उसको ले जाती है जिसे कि वायरस से बचाने के लिए हाइबरनेशन में रखा गया है। वो उसे इरिशा के बारे में भी बताती है जो कि 3 साल पहले वायरस का क्योर ढूंढते हुए अचानक कहीं गायब हो गई है। यह सुनकर रीटो घबरा जाता है और इरिशा को कॉल करने लगता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। उस रात रीटो काफी सोच में पड़ जाता है कि यह दुनिया का क्या हाल हो गया है। तभी उसके रूम में मीरा आती है और अपने कपड़े उतारकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और संभोग करने को कहती है, पर रीटो उसे ऐसा करने से रोकता है और चले जाने को कहता है। भले ही मीरा चले जाती है पर कोशिश करना नहीं छोड़ती। अगले दिन वो लड़कियों का एक कैटलॉग लेके आती है और रीटो को उसे दिखाते हुए कहती है कि इनमें से कोई भी लड़की को चुनकर तुम उसे गर्भवती बना सकते हो। पर रीटो झिझकते हुए कहता है कि वो उसे इरिशा को ढूंढने के लिए 1 महीना का वक्त दे। वो इरिशा के सिवाय किसी और के साथ संभोग नहीं कर सकता। मीरा मान जाती है, लेकिन यह शर्त रखती है कि जब तक इरिशा का पता नहीं चलता तब तक वो हर रात उसके रूम में अलग अलग लड़की को भेजेगी ताकि वो उसे सिड्यूस कर प्रेग्नेंट बन सके। इससे फर्क नहीं पड़ता कि रीटो संभोग करे या ना करे, पर लड़कियों को वो भेजती रहेगी। दूसरी ओर हाइब्रिडेशन से निकला हुआ पहला लड़का कियोजी, जिसे सब नंबर 1 भी कहते हैं, वो इस मौके का खूब फायदा उठा रहा था। वो उन 500 लड़कों में से सबसे पहला लड़का था जिसे कोल्ड स्लीप से जगाया गया है। वह दिन में 10 या उससे ज्यादा लड़कियों के साथ सोता था। वो अपने फेवरेट एक्ट्रेस को भी संभोग के लिए बुलाया करता था। वो अपने सपनों को जी रहा था। जब क्यूजी रीटो से मिलता है तो वह उसके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करने लगता है। वो ये यकीन नहीं करता कि रीटो इतने अच्छे मौके का फायदा नहीं उठा रहा। शाम को जब रीटो नहा रहा होता है तब एक लड़की जिसका नाम अकाने है वो बिना कपड़ों के उसके पास आती है। उसे मीरा ने भेजा है। वो नहाते हुए ही रीटो को सिड्यूस करने लगती है। रीटो इस प्रेशर को संभाल नहीं पाता और बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह खुद को अपने बेड पर पाता है जहाँ उसके सामने अकाने ड्रंक
होकर सोई हुई है और उसके बेड में एक छोटी लड़की भी है जिसका नाम सुई है। दोनों लड़कियां आज रात उसके साथ ही रहने वाली है। वास्तव में मीरा ने अपना माइंड चेंज कर लिया है। वह रीटो के पास रोज लड़कियां नहीं भेजेगी। उसने जिन लड़कियों को उसके पास भेजा था उनमें से एक उसकी नर्स थी और दूसरी उसकी बॉडीगार्ड। अगले दिन मीरा, रीटो, अकाने और सुई इरिसा के पुराने लेबोरेटोरी में जाते हैं ताकि वे उसका पता लगा सके। वे वहाँ छानबीन कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ छुपी एक औरत लैब में बंद भालू को उनके ऊपर छोड़ देती है। भालू उन पर अटैक करता है पर सुई, जो कि रीटो की बॉडीगार्ड है, वह एक ही सुपर किक से भालू को अचेत कर देती है। एरिसा के इस तरह गुम होने की कोई क्यूर न मिलने के बाद रीटो ये डिसाइड करता है कि वह उसके अधूरे काम को पूरा करेगा और एमके वायरस का इलाज ढूंढेगा। वह एक न्यूज चैनल से इसका ऐलान भी करता है। उसके लिए यह एक खतरा भरा मूव था क्योंकि जिसने भी एमके वायरस के क्यूर को ढूंढने की कोशिश की है वो किसी न किसी तरह गायब हो गया है। उसे एरिसा के टेडी बियर से एक रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है जहाँ वह कहती है कि एमके वायरस वास्तव में जानबूझकर बनाया गया मानव निर्मित एक बायोलॉजिकल वेपन है। यह सुनकर वह चौंक जाता है और इस बात को वह अपने तक ही रखने को सोचता है क्योंकि यहाँ उसे किसी पर विश्वास नहीं है। शाम को जब वह मीरा से मिलता है तो उसे माफी मांगता है कि उसने बच्चे पैदा करने के काम से इनकार कर दिया था, लेकिन वह मानता है कि बेटर सोल्यूशन यही होगा कि वो वायरस के क्यूर को ढूंढे और इसे खत्म कर दे। तभी हमें एक वुमेन काउंसिल की मीटिंग दिखाई जाती है। इनकी बातों से ऐसा लगता है कि दुनिया को ऐसा बनाने के पीछे इनका ही हाथ है। उन्हें रीटो उनके लिए एक थ्रेट के समान लगता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो अपने अगले आदमी को रिवाइव करेगी, जो कि है सोटा डोई। सोटा एक हाई स्कूल में पढ़ने वाला इंट्रोवर्ट लड़का है। उसे उसके क्लासमेट्स काफी बुली करते थे क्योंकि वो थोड़ा सा अलग था। उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। वो केवल अपनी बहन मायू और अपने म्यूजिक टीचर यूजुकी के करीब था। लेकिन रीटो की तरह ही सोटा को भी एक बीमारी थी जिसके इलाज की वजह से उसे भी कोल्ड स्लीप में रखा गया था। अब 5 साल बीतने के बाद उसे इस नई दुनिया में जगाया जाता है। उसकी अटेंडेंट है केरिन। वह उसे एमके वायरस और दुनिया में घटी बाकी सारी जानकारी देती है। वह उसे उसके ओल्ड स्कूल में ले जाती है। सोटा पहले तो घबरा जाता है, फिर सोचता है कि उसे बुली करने वाले अब यहाँ नहीं है, इसलिए वो निश्चिंत होकर स्कूल चला जाता है। लेकिन उसके स्वभाव में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। उसकी टीचर उसे देखकर काफी खुश होती है, इतनी खुश कि उस रात को वह उसके कमरे में चली आती है और खुद को उस पर समर्पित कर देती है। वे दोनों कई रातें साथ में बिताते हैं। अब वह स्कूल में कई लड़कियों से बातें करने लगा है, पर उसका दिल अपने टीचर को ही चाहता है। इधर कैरेट अपने सीनियर्स को रिपोर्ट देती है कि नंबर 3 यानी कि सोटा अच्छी तरह से अपने काम में लगा हुआ है। सोटा अब तक इस नई दुनिया में पूरी तरह से सेट हो चुका है। एक रात केरेन उसके रूम में मिस यूजुकी को न भेजकर उसके एक क्लासमेट नात्सु इत्सिजो को भेज देती है, जो कि एक काफी रिच फैमिली से है। सोटा के पूछने पर कैरेन कहती है कि मिस यूजुकी कुछ काम से बाहर गई है और क्योंकि इत्सिजो के रूम का एसी बंद पड़ा है इसलिए उसने उसे रूममेट के तौर पर वहाँ भेजा है। वास्तव में यह सब केरेन की एक चाल है ताकि सोटा और भी लड़कियों को प्रेग्नेंट बना सके। इत्सिजो इतनी अमीर है कि वह खुद से अपने कपड़े भी नहीं उतार सकती। वह अपने कपड़े उतरवाने के लिए सोटा से मदद मांगती है। सोटा न चाहते हुए भी यह सब करता है क्योंकि उसे भी लगता है कि वो अपने टीचर को छोड़ किसी और को प्यार नहीं कर सकता। लेकिन इत्सिजो को देख उसके मन में गलत विचार तो आ ही रहे होते हैं। वो अपने टीचर को बताता है कि उनकी गैर हाजिरी में कोई और लड़की उसके कमरे में सोने आ रही है। इस पर टीचर कहती है कि कोई बात नहीं, उस पर सबका हक है। इसे सुनकर सोटा काफी रिलैक्स फील करता है, शायद वह यही सुनना चाहता था। उस रात इत्सिजो उसके बेड पर आती है और कहती है कि उसे अकेले सोने में डर लगता है। सोटा मना नहीं करता। पहले तो उनमें कुछ बातें होती है पर आखिरकार उनका संगम हो ही जाता है। जब टीचर वापस आती है तो सोटा अपने किए पर उसे माफी मांगता है, पर वो ना चाहते हुए भी फिर उससे कहती है कि उस पर सबका हक है। सोटा को यह सब स्ट्रेंज लगता है क्योंकि यहाँ कोई भी उसकी किसी भी बात पर गुस्सा नहीं होता और सब उसके करीब आना चाहते हैं। उसे लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। वो कैरेन से सच्चाई जानना चाहता है कि क्या उसके साथ एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो रहा, क्या यह सब झूठ तो नहीं है। कैरेन सच्चाई बताते हुए कहती है कि वास्तव में उसे सिचुएशन से कंफर्टेबल बनाने के लिए यह स्कूल का नाटक किया गया है ताकि वो अधिक से अधिक लड़कियों से जुड़ सके और पॉपुलेशन को बढ़ाने में मदद कर सके। इसको प्रूफ करने के लिए वो उसे उसके क्लासरूम में ले जाती है और सभी लड़कियों को कपड़े उतारने को कहती है। सभी लड़कियां झट से अपने कपड़े उतार देती है। इधर काउंसिल के मेंबर्स को लगता है कि नंबर 2 अभी भी किसी के साथ संभोग करने के लिए राजी नहीं है। उन्हें लगता है कि उसकी अटेंडेंट मीरा अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो मीरा को उसके अटेंडेंट की पोजीशन से निकाल देगी। इधर आधा महीना बीत चुका है पर रीटो के रिसर्च में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा। जब वह काम के बाद अपने ऑफिस से बाहर निकलता है तो उसकी भेंट मारिया से होती है, जिसने की लैब सूट के अलावा अंदर से कुछ नहीं पहना है। वो रीटो को देखकर घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। मारिया भी एक रिसर्चर है। उधर
उन दोनों की भिड़ंत फिर से एक ऑकवर्ड सिचुएशन में होती है, जहाँ उसे उसकी न्यू अटेंडेंट रिया काटागिरी भी मिलती है। रिया काटागिरी बाकी लड़कियों से अलग है। ऐसा लगता है कि वो लड़कों से नफरत करती है। वायरस की रिसर्च के मामले में रिटो और उसका ग्रुप केमन सिटी की ओर जाने की बात करती है। ये वही सिटी है जहाँ सबसे पहले एमके वायरस फैला था। वहाँ वो उस औरत का इंटरव्यू लेने जाते हैं जिसका पति सबसे पहले इस वायरस का शिकार हुआ था। पहले तो तानागुची, जो कि उस विक्टिम की पत्नी थी, वो उन्हें कुछ भी बताने से इनकार करती है क्योंकि उसे उन पर विश्वास नहीं था। उनके वहाँ से जाने के बाद हमें पता चलता है कि तानागुची इरिसा के कांटेक्ट में थी, जो कि खुद को भी दूसरों से छुपा रही थी। इसके बाद मीरा फिर से तानागुची से मिलने आती है। वहाँ वो उसे रिटो के बारे में बताते हुए कहती है कि वो अपने प्यार की तलाश में है और अभी तक उसने किसी भी लड़की के साथ रिश्ता नहीं बनाया है, क्योंकि वो मानता है कि इस दुनिया को संभोग करके नहीं बल्कि वायरस का क्योर ढूंढकर ही बचाया जा सकता है। यह सब सुनकर तानागुची को उन पर विश्वास होने लगता है और वह सारी बात बताने को तैयार होती है। लेकिन उसी रात कोई उसे पॉइजन देकर उसकी अवस्था को और अधिक खराब कर देता है और वह कोमा में चली जाती है। कोई है जो यह नहीं चाहता कि रिटो और ग्रुप को तानागुची से कुछ भी जानकारी हासिल हो, पर वो कौन है और क्या रिटो एमके वायरस के क्यूर को ढूंढने और इरिसा को वापस पाने में सफल हो सकेगा? इसे जानने के लिए वीडियो के पार्ट 2 को जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। साइन आउट।